अगला हम लोग का कल जो है सेंसरी मोटर स्टेज को प्याजे जी ने 6 भागों में डिवाइड करके उसको इसके 6 जो थ्योरी दी है उस पे सेंसरी मोटर स्टेज की, वो हम लोग का कल कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका निशांत जी छूट गया। ठीक है। जी मैम, आज हम वीडियो में लोग देख लेंगे। प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ेंगे, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में भी हम लोग कल थोड़ा बहुत इसमें पढ़े थे, स्टडी किए थे। इस स्टेज में हम लोग क्या पढ़े थे कि संज्ञानात्मक विकास की यह दूसरी अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाती है। और इस स्टेज को भी प्याजे जी ने 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और अंतर्दर्शीय अवस्था, ये 2 भाग। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे पूजा जी हैं, प्रेजेंट गायत्री जी हैं, ज्योति जी हैं और प्रियदर्शनी जी हैं। बताइए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। गोल डायरेक्टेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है? 8 से 12 मिनट ये रहता है, मैंने एक साथ पीरियड को बोलते हैं, जिसमें अपना गोल को 8 से 12। हाँ हाँ 8 से 12 और इसमें अपने लक्ष्य को पाने की उत्सुकता। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या होता है? लक्ष्य निर्देशित गुण का मतलब क्या होता है? लक्ष्य निर्देशित गुण का मतलब क्या होता है पूजा जी? कल हम बताए थे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गायत्री जी, करने की क्षमता में हाँ, अनुकरण करने की क्षमता। अनुकरण करने की क्षमता को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। अनुकरण की क्षमता को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं गायत्री जी। प्रियदर्शनी जी, आप बताइए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। याद ही नहीं आ रहा है। याद ही नहीं आ रहा है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या बताए थे? लक्ष्य निर्देशित गुण, यानी कि बालक की किसी वस्तु को अगर कहीं छिपा दिया जाए तो बालक उस वस्तु की खोज के लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि बालक का गोल क्या होता है? अपने वस्तु को खोजना। उस वस्तु की खोज के लिए वो क्या करता है? वस्तुओं को उलट पुलट कर देखेगा, बेड के नीचे देखेगा, तकिए को उलट पुलट कर देखेगा, मतलब हर जगह अपनी वस्तु को वो खोजने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बालकों में किस स्टेज में आ जाता है? बालकों में लक्ष्य निर्देशित गुण जो है किस स्टेज में आ जाता है? कौन सी अवस्था में बालकों में लक्ष्य निर्देशिता का गुण आ जाता है पूजा जी? कौन से स्टेज पूछ रहे हैं? हम आपको कल भी बताए थे। हाँ, थर्ड स्टेज में मैं 8 से 12 तक। फर्स्ट में है 30 डेज। हम आप लोग को कल भी ये चीज बताए थे कि जब भी पूछता है, मोस्टली ज्यादातर यही पूछता है कि किस अवस्था में, कि अवस्था की अवस्था नहीं हम पूछ रहे हैं, हम किस अवस्था में पूछ रहे हैं। हम लोग को आप लोग को हम अभी तक एक ही अवस्था पढ़ाए ही है, और वो है हम लोगों का सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज केवल हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि उसका सेंसरी मोटर स्टेज का गॉन एस्टिमेटा की अवस्था में आता है, ये नहीं कभी भी नाम देता है, ये रेयर बहुत देता है। आप लोग को ये याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इसको भूल जाइएगा, लेकिन ये बहुत रेयर स्टेज में होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस अवस्था में बालकों में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, बस साफ बोलिए। क्लियर नहीं पूछते नहीं, अवस्था की अवस्था पूछते तब ना। ठीक है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है बताइए, कोई एक जाए। वस्तु स्थायित्व का गुण। वस्तु आज का यही है कि जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मी का आवाज सुन के ही उनके प्रति उत्सुकता जाहिर करता है, हाँ हमारी मम्मी आ गई है, मतलब सामने नहीं है वो वस्तु, फिर भी उस चीज के लिए वो तत्पर है कि हाँ चलिए, वस्तु स्थायित्व का गुण आप लोग कोई बताइए, गायत्री पूजा जी, कोई भी।
बताइए, कल हम बताए थे ना वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है। वस्तु स्थायित्व का गुण का मतलब ये हम लोग का कौन सी अवस्था में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था में ही होता है। बालकों में सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण का मतलब कि अब बच्चों में ये अवस्था हो कब से कब तक की होती है, 12 से 18 महीने की अवस्था, सॉरी 18 से 24 महीने की अवस्था, लगभग 2 साल का बच्चा होने लगता है, लास्ट स्टेज। मतलब बच्चे में अब उसके समक्ष कोई वस्तु नहीं है तो भी बच्चे के मस्तिष्क में उसका एक इमेज बना रहता है, ठीक है। वस्तु उसके सामने उपस्थित नहीं भी है, मौजूद नहीं भी है, तो भी उसका अस्तित्व उसके माइंड से पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, उसके माइंड में वो चीज बना रहता है। यानी कि मम्मी, ठीक है, उसके सामने प्रस्तुत नहीं भी है, उपस्थित नहीं है भी है, फिर भी मम्मी का अस्तित्व उसके सामने बना हुआ है। ये हम लोग का होता है वस्तु स्थायित्व का गुण। बालकों में चिंतन का आरंभ कौन से स्टेज में हो जाता है, बालक कौन से अवस्था में चिंतन आरंभ कर देते हैं, चिंतन करना आरंभ कौन सी अवस्था में कर देते हैं, चिंतन करना 12 अनुभव, हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज बोलिए साहब, आप लोग को बोले थे ना, उसका हर एक पार्ट का नाम नहीं पूछेगा, बस एक सेंसरी मोटर स्टेज में बालक कौन कौन से गुण आ जाते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में, ध्यान से सुनिए। सेंसरी मोटर स्टेज में ही बालकों में चिंतन करना आरंभ करते हैं, विकास नहीं होता है, आरंभ करते हैं। अनुकरण करना बालक आरंभ कर देते हैं। लक्ष्य निर्देशिता का गुण बालकों के इसी स्टेज में आ जाता है, ठीक है। इसी स्टेज में बालक जो है समानीकरण करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पूर्व अनुभव से नई परिस्थिति का समानीकरण करना बालक स्टार्ट कर देते हैं। इसी अवस्था में बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। कितने सारे कॉल किया है, 5 गुण आए, आए ना 5 गुण, तो ये सारे गुण बालकों में इसी अवस्था में आ जाता है। इस स्टेज में बालकों में क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, उत्सुकता किसी चीज को जानने की। चलिए, नेक्स्ट है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इसको भी प्याजे जी ने 2 भागों में बांटा है, प्राक संप्रत्ययात्मक अवस्था और अंतरदर्शीय अवस्था। प्राक संप्रत्ययात्मक अवस्था में हम लोगों ने क्या देखा था कि बालक जो होते हैं यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया गया है 2 से 7 वर्ष को। तो 2 से 7 वर्ष का पहला भाग जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है, उसको हम लोग 2 से 4 अवस्था बोलते हैं, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की अवस्था। और इसके बाद 4 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था अंतरदर्शीय अवस्था कहलाती है। तो हम लोग का जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था होता है, इसमें क्या होता है, बालक जो होते हैं इसमें अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, बड़े जो करते हैं, जैसा करते हैं, जिस प्रकार वह क्रिया कर रहे हैं, प्राय लड़कियां अपने माँ का देखकर कुछ ना कुछ कार्य करती है, खाना बनाना, सब्जी काटना, रोटी बनाना, और लड़के अपने पिता की तरफ देख देख कर अखबार पढ़ना, बुक्स पढ़ना, ये सारी क्रियाकलाप करते हैं। तो अनुकरण करने की क्षमता बालकों में इस स्टेज में ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें हम लोगों को बालक इस अवस्था को हम लोग बालक का खोजी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालकों में इन्वेंशन, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि बालकों में उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज को जानने की क्षमता, उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। तो बालक नया नया कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इसीलिए इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, खोजी अवस्था भी कहते हैं। अनुकरण करने की भी बालकों में क्या होती है, बहुत ज्यादा क्षमता होती है। देखिएगा अपने बड़े भाई बहनों को पढ़ते हुए देखेंगे तो बालक भी तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। ये कब से, 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था है। तो स्कूल से जाने की पहले की अवस्था है क्या स्कूल जाने के बाद की अवस्था है, स्कूल पहले की पहले अवस्था, की मैम। हाँ पहले की अवस्था है। तो बालक स्कूल तो जाते नहीं है, देखिएगा उस स्टेज के बच्चों को कि जब उसके बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं तो वो भी कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, पढ़ने की, किसी भी चीज को करने की, अनुकरण करने की क्षमता और उत्सुकता किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा होती है। तो हर काम जो है देख देख कर करेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने बड़ों का पैर दबा रहा है या फिर उससे प्यार कर रहा है, तो वह भी उसी तरह से देख देख के उसका क्या करेगा, अनुकरण करेगा। तो अनुकरण करने की क्षमता इस स्टेज में बालकों में बहुत ज्यादा होती है। और हम लोग क्या देखे थे कि 2 वर्ष के बालकों में लगभग 200 शब्दों का ज्ञान समझ हो जाता है, और 6 वर्ष के बालकों में लगभग 6000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है।
बालक 2 वर्ष के हो जाते हैं तो 2 वर्ष के बालकों में लगभग 200 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, समझ पैदा हो जाती है, ठीक है। और 6 वर्ष का होते होते बालकों में लगभग 6000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। 6 वर्ष बोल रहे हैं, सॉरी, 4 वर्ष, 2 से 4 ही ना है, तो 4 वर्ष का होते होते बालकों में 600 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का अधिकतम विकास होता है। इसी स्टेज में बालकों में भाषा का सबसे ज्यादा विकास होता है, क्योंकि किसी भी चीज हमारे पास, कोई भी चीज जब नया नया आता है तो हम लोग कितना उसके लिए इच्छुक होते हैं। नई नई बुक आती है तो उस बुक को खोलेंगे, पलटेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज दैट घर में कोई नई वस्तु आती है तो हम लोग उसको बार बार पोछेंगे, साफ करेंगे, क्लीन रखेंगे। तो नई चीजों के लिए उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से ये फर्स्ट स्टेज होता है जब बच्चों को भाषा का ज्ञान होता है। बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न करेंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न करेंगे, ठीक है। हर एक बात पे उनका एक प्रश्न बनता है, हर एक बात पे आपके लिए, आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत कर देंगे, उसका जवाब दीजिए आप, ठीक है। तो बच्चों में बोलने की हर एक शब्द को आप टफ से टफ शब्द बोलिए ना, उस टफ से टफ शब्द को भी वो बोलने का प्रयास करेंगे, चाहे अपनी टूटी फूटी भाषा में ही बोले, टूटे फूटे शब्दों में ही बोले, लेकिन उस भारी से भारी शब्द को भी वो बच्चे बोलने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि पहली बार उस भाषा से इंटरेक्ट होते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का वो प्रयोग करना चाहते हैं। तो भाषा का अधिकतम विकास किस स्टेज में हो रहा है? इसी स्टेज में हो रहा है। फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो कुछ भी है, सबसे क्या करेंगे? आपस में बात करेंगे, सबके शब्दों को वो ऑब्जर्व करेंगे, और उनमें बहुत ज्यादा अनुकरण की क्षमता होती है। मतलब कौन क्या बोल रहा है उसका ध्यान बहुत रखते हैं बच्चे, अनुकरण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कैपेसिटी। तो कौन क्या बोल रहा है उन शब्दों को वो नोटिस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसकी मम्मी का ही नाम अगर कोई लेके पुकार रहा है तो वह भी अपनी मम्मी का नाम लेकर ही पुकारेगा, उसको मम्मी कह के नहीं पुकारेगा। इस प्रकार के क्रिया बालक राय करते हैं। तो इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सूचकता क्या होती है? इस अवस्था में 2 से 4 वर्ष की अवस्था, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेता है। अब सूचकता किसको कहते हैं? तो सूचकता का मतलब होता है कि बालक यह समझने लगते हैं कि वस्तु, शब्द, प्रतिमान या चिंतन किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। सूचकता का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु है, शब्द है या प्रतिमान है, ठीक है, या चिन्ह है, चिंतन है, वो किसी भी चीज के लिए हम लोग चिंतन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रतिमान बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यह सब चीज बच्चे जो है जान जाते हैं इस स्टेज। छोटे ही होते हैं, देखिएगा छोटे बालक है, 2 से 4 वर्ष के बालक है, कितना पट बोलते हैं, कितने सारे शब्दों का उनको ज्ञान होता है। आजकल के बालक तो और ज्यादा, वो तो पहले का है तो 2 वर्ष में 200 शब्दों का ज्ञान हुआ है। अगर आजकल के बालकों का निरीक्षण किया जाए तो देखा जाएगा कि 2 साल के बालकों में 2000 शब्दों का ज्ञान है। आजकल के बालक तो और ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, और बड़े 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 शब्द बोलते हैं। आजकल के बालकों को तो मोबाइल चलाना तक आता है। तो आगे देखिए दिया हुआ है, उन्हें 2 तरह की सूचकता पर बल डाला जाता है। सूचकता भी यहाँ पे 2 तरह की होती है, 2 तरह की सूचकता पर बल डालता है। पहला होता है संकेत, पहली सूचकता को संकेत का नाम दिया गया है, और दूसरी सूचकता को चिन्ह का नाम दिया गया है, साइन, ठीक है। तो किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम ही संकेत है। मान लीजिए ठोस वस्तु का मतलब क्या? कोई वस्तु हमारे समक्ष है, प्रत्यक्ष है। मान लीजिए मोबाइल ही है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, वो क्या है? हमारे लिए ठोस वस्तु है। तो किसी भी ठोस वस्तु, एक मिनट, चलिए। तो सूचकता को 2 भागों में बांटा गया, पहला संकेत और दूसरा चिन्ह। संकेत का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी भी ठोस वस्तु के लिए, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं। ऐसी वस्तु के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? संकेत का। उसको हम लोग संकेत करके बता सकते हैं, ठीक है। संकेत में उस ठोस वस्तु में अधिक सादृश्यता होती है। सादृश्यता का मतलब होता है अस्पष्टता। मान लीजिए कोई वस्तु हमारे सामने खड़ी है, जैसे कि मान लीजिए निशांत जी हमारे सामने खड़े हैं, तो वो हमारे लिए ठोस वस्तु है या फिर ठोस मानव है, ठीक है। हम उसको संकेत से, इशारे से बता सकते हैं कि वहां निशांत जी खड़े हैं,
कोई चीज अदृश्य रहेगी, दिखेगी नहीं, हम उसको कैसे संकेत करेंगे? संकेत नहीं कर सकते है ना। तो जो वस्तु हमारे समक्ष है, आंखों के समक्ष है, जिसको हम देख सकते हैं, वह वस्तु किसके अंतर्गत आती है? संकेत के अंतर्गत आती है। और संकेत में हम लोग का सादृश्यता यानी कि स्पष्टता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम उसको ठोस रूप से देख रहे हैं, हमारे आंखों के समक्ष है। हम उसके फिगर्स को, हम उसके कलर को, हर एक चीज को जांच परख रहे हैं, इसीलिए उसकी स्पष्टता क्या होती है? बच्चों के माइंड में ज्यादा बनती है। जैसे जब बालक अपनी माँ की आवाज को सुनता है, तब उसके मन में अपनी माँ की प्रतिमा जो है बन जाती है, क्योंकि प्राय वो माँ की आवाज सुन रहा है, माँ उसके सामने नहीं भी है ना, उसकी आंखों से ओझल है, उसके सामने नहीं भी है, और कहीं से माँ आवाज दे रही है, तो बच्चा तुरंत पहचान जाएगा कि ये मेरी मम्मी का साउंड है, ये मेरी मम्मी की आवाज है। तो संकेत का उदाहरण है, यही क्या है? ये ज्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उसको वो पहले से प्रत्यक्ष रूप से देखा है अपनी मम्मी को। अपनी मम्मी का चेहरा जो है उसके माइंड में क्या है? स्टोर है। उसको अपनी मम्मी का चेहरा उसके माइंड में स्टोर है, अपनी मम्मी का पूरा हाव-भाव उसके माइंड में स्टोर है। जैसे ही वो अपनी मम्मी का आवाज सुनेगा, वो तुरंत उसके माइंड में अपनी माँ का इमेज बनेगा और वो पहचान जाएगा कि ये मेरी माँ का आवाज है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्पष्टता ज्यादा हो रही है, ठीक है? और चिन्ह में वस्तुएं जिनका वे मानसिक चिंतन करते हैं, चिन्ह में कोई वस्तु हमारे समक्ष नहीं होती है, हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं होती है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? केवल माइंड में चिंतन कर रहे हैं, केवल हम उसके विषय में सोच रहे हैं, ठीक है? हमारे घर में मान लीजिए हम लोग आसमान में कभी भी हम लोग उसको नहीं देखे हैं, मंगल ग्रह को नहीं देखे, ठीक है? हम लोग मंगल ग्रह कभी देखे नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं? माइंड में उसका केवल चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो क्या उसकी स्पष्टता, सादृश्यता बहुत ज्यादा क्लियर होगी? नहीं होगी। जिस चीज को हम प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं, पृथ्वी का हम ग्लोब देखे हैं, एज अ प्रारूप के रूप में हम लोग पृथ्वी का एक ग्लोब देखे हैं, उसका नक्शा देखे हैं, पृथ्वी कैसी है वो देखे हैं, कैसे कैसे धरातल बटी हुई है, कितना जल है, कितना स्थल है, वो सब हम लोग जानते हैं, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो उसका जितना क्लियर इमेज बनेगा या फिर जितना क्लियर हम लोग का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर क्लियर होगा, हम लोग अगर प्लूटो ग्रह के बारे में बोला जाए या फिर हम लोग का किसी अदर ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बोला जाए जिसको हम लोग नहीं देखे हैं, उसके विषय में हमारी सादृश्यता उतनी अधिक नहीं बनेगी, उतना अधिक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे कहने का मतलब यही है, संकेत जिसमें हम लोग किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसमें हमारे अवधारणा जो है एकदम स्पष्ट बनती है, एकदम क्लियर बनती है। और जिसमें हम लोग चिंतन कर रहे हैं, चिन्ह का मतलब हो गया चिंतन करना, जिसमें हम लोग केवल क्या कर रहे हैं? मानसिक रूप से चिंतन कर रहे हैं, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, हम उसको देखे नहीं है, उसमें हमारी सादृश्यता जो है उतनी क्लियर नहीं बनती है। हम केवल माइंड में उसके लिए इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, अपने माइंड के अनुसार। हम लोग मान लीजिए किसी व्यक्ति के विषय में सुने, ठीक है? सपोज दैट आप लोग मेरा नाम सुने होंगे कि एक मैम है वो पढ़ाएंगी, तो आप लोग क्या समझे होंगे? आप लोग हमसे पहले, इससे पहले कभी इंटरेक्ट नहीं हुए, हमारे बारे में कुछ जानते नहीं है, हमारा फेस नहीं देखे हैं, तो आप लोगों ने माइंड में हमारा एक इमेज तो बनाया होगा, जरूर बना होगा। माइंड में एक इमेज बनाएगा तो वहां पे जो है आपका जो है, जो हम लोग का ये है आपका चिन्ह जो है, यानी कि जो इमेज बना होगा वो उतना स्पष्ट या क्लियर नहीं बना होगा। आपने अपने अनुसार, ठीक है, टीचर है, इस एज की होगी, ऐसी होगी, अपने अनुसार एक माइंड में क्या बनाया होगा? इमेज बनाया होगा। लेकिन अब जब हम आप हमको देख चुके हैं, जान चुके हैं, तो अब जब आप हमारे बारे में किसी प्रकार की अवधारणा बनाएंगे तो वो ज्यादा क्या बनेगा? स्पष्ट बनेगा, वो ज्यादा क्लियर बनेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, डाउट नहीं ना है कोई? डाउट रहने से पूछिएगा। तो जिनका वे मानसिक चिंतन करते हैं कि इतनी अधिक सादृश्यता उनमें, चिन्ह में उतनी अधिक सादृश्यता नहीं होती है। तो प्याजे जी ने संकेत तथा चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है, ठीक है? ये प्राक संक्रियात्मक चिंतन का संकेत और चिन्ह, ये जो दो रूप है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इस अवस्था में बालकों को उन सूचकता का अर्थ समझना होता है तथा साथ ही साथ उसे अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग करना भी सीखना होता है। ये जो दो सूचकता है, संकेत और चिन्ह, इन दोनों का अर्थ भी समझना होता है और साथ ही साथ अपने जीवन में, अपने कार्यों में इसका उपयोग भी करना होता है। हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं उसका हमारे लाइफ में कोई ना कोई तो उपयोग है, हम लोग स्टडी किए हैं,
उस स्टडी का हमको कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलता है। हमारा पढ़ा लिखा होना ऐसे ही बेकार तो नहीं ना है। पढ़ा लिखा होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे आने वाली परिस्थितियों में उस पढ़ाई का हम लोग यूज करते हैं या फिर हम लोग उसका किसी न किसी क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यह सूचकता जो है, यह सूचकता का भी हमारे जीवन में क्या है, कुछ ना कुछ उपयोग है। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना उसका प्रयोग करते हैं अपने आगे आने वाले जीवन में। तो पियाजे जी ने लाक्षणिक कार्य, ठीक है, की संज्ञा दी है। इसी को क्या किया है पियाजे जी ने, लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी है। लाक्षणिक कार्य का मतलब लक्षणों के माध्यम से होना, यानी कि संकेत और चिन्ह के माध्यम से होगा। एक का लक्षण क्या है कि वस्तु हमारे सामने समक्ष एकदम आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से है, और दूसरे का लक्षण क्या है कि वस्तु हमारे आंखों के सामने अप्रत्यक्ष रूप में है। हम केवल मस्तिष्क में क्या कर रहे हैं, उसका एक अपना इमेज बना रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, ये उसका क्या है, लाक्षणिक कार्य है, इसीलिए उसको लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी गई है। तो अगर हम लोग आगे देखें कि लाक्षणिक कार्य मूल्यतः दो तरह की क्रियाएं, अनुकरण और खेल द्वारा ही होता है। बच्चे जो है इस स्टेज में ये जो लाक्षणिक कार्य सीखते हैं, विशेष रूप से कैसे सीखेंगे, अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखेंगे, या फिर समाज के द्वारा, अपने ही हम उम्र के बच्चों के द्वारा खेल खेल के माध्यम से सीखेंगे। इसी दो मीडियम से बच्चे जो है इन लाक्षणिक कार्यों को सीखते हैं। ठीक है, सूचकता विकसित होने में शब्दों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बच्चों का शाब्दिक ज्ञान हो जाता है। बच्चों को 2 साल की उम्र में 200 शब्द आ जाते हैं, 4 साल की उम्र में 6000 शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो शब्दों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बालकों के मस्तिष्क में उस शब्द के अनुरूप उस वस्तु की एक प्रतिमा बनती है। ठीक है, मान लीजिए बालक को हेलीकॉप्टर बोला गया है और बालक कभी हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं है, तो उस शब्द के अनुरूप बालक जो है अपने माइंड में हेलीकॉप्टर के अनुसार क्या करेगा, इमेज करेगा, कल्पना करेगा कि हेलीकॉप्टर ऐसा होता है, ऐसे आसमान में उड़ता है। तो वो शब्द के अनुरूप क्या करता है, वस्तु की प्रतिमा यानी कि उसका इमेज अपने दिमाग में बनाता है। हम आप लोगों के सामने अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा शब्द बोल दे या फिर कोई ऐसे एक व्यक्ति का नाम ले ले, तो आप लोग भी, हम लोग उस स्टेज में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो लाक्षणिक गुण होते हैं। हम भी आज भी देखिएगा, जैसे कि हम जब अपने टीचर से पहली बार जब नाम सुने थे कि उनका नाम ये है और वो सीटेट का क्लास लेते हैं, और हम पहली बार जब उनसे फोन से बात किए, तो हम क्या इमेज किए, हम यही इमेजिन किए थे कि वो 50-60 साल के कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे। ठीक है, 50-60 साल के कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे जो हम लोग का क्लास लेंगे। लेकिन जब पहली बार हम उनसे जूम मीटिंग पे इंटरेक्ट हुए, तब हम देखे, तो क्या देखे कि वो हमसे भी उम्र में छोटे थे। तो हम लोग कल्पना क्या करते हैं, क्योंकि हम उन्हें उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं था, इसीलिए वहां पे सादृश्यता जो थी हमारा बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बनी, बहुत क्लियर नहीं बनी। ठीक है, तो हम लोग इमेजिंग कुछ और करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। ठीक है, तो प्याजे जी ने भाषा को बालक के संज्ञानात्मक विकास में होने के लिए प्राथमिक स्रोत नहीं माना है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। प्याजे जी के बारे में हम लोग इतना कुछ पढ़े, प्याजे जी भाषा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन प्याजे जी कभी भी भाषा को बालकों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण स्रोत नहीं मानते। प्याजे जी का कहना है कि बालकों ने अपने संज्ञान का जो निर्माण किया है या फिर उनका समझ जो बन रहा है, उसमें भाषा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसमें भाषा का कोई रोल नहीं है। और यही जब हम लोग वाइगोस्की जी को पढ़ेंगे ना, तो वाइगोस्की जी ने भाषा को महत्व दिया है। वाइगोस्की जी कहते हैं कि बालक भाषा के बिना अपने संज्ञान का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, जबकि प्याजे जी बोलते हैं कि भाषा का कोई रोल नहीं है। उन्होंने भाषा को कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दिया है। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। प्याजे जी ने भाषा को बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को कोई महत्व नहीं दिया है। ठीक है, समझ में आया, संज्ञानात्मक विकास में भाषा का कोई प्राथमिक स्रोत नहीं है, भाषा के महत्व को अस्वीकार नहीं किया है। मतलब उनके अनुसार बिना भाषा के बालक का विकास संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने संज्ञानात्मक विकास में वो भाषा को महत्व भी नहीं दे रहे हैं। उनके अनुसार भाषा जरूरी है, भाषा होगी तो ही बच्चे जो है दूसरों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, दूसरों से बातचीत कर पाएंगे। लेकिन बालकों के संज्ञान के निर्माण में या फिर समझ के निर्माण में भाषा का कोई रोल नहीं है उनके अनुसार। ठीक है, परंतु फिर भी उन्होंने बालकों के चिंतन में भाषा के योगदान को कोई महत्व नहीं दिया है। उनके अनुसार कोई भी बालक जो चिंतन कर रहा है, अपने संज्ञान का निर्माण कर रहा है, सोच रहा है, उसमें भाषा का कोई रोल नहीं है। जबकि वाइगोस्की जो जी हैं,
वो क्या कहते हैं कि बालक चिंतन भी करते हैं ना, तो भाषा का प्रयोग करते हैं। और सच सही बात है, हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो हम लोग की जो मातृभाषा होती है, देखिएगा हम लोग माइंड में कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो अपनी मातृभाषा में हम लोग अपने आप से ही मन बात करते हैं। अपने आप से ही हम लोग अपनी भाषा में ही मन बात करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा किए बहुत बुरा हुआ, ठीक है, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, चाहे हमारे पास ये ऑफर आया था, हमको ये ऑफर नहीं ठुकराना चाहिए था, ठीक है, चाहे उस इंसान ने मेरे साथ जो यह किया ये बहुत गलत किया, भगवान उसके साथ बहुत कभी अच्छा नहीं करेंगे। तो हम लोग ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, अपने आप से जो वार्तालाप कर रहे हैं, खुद से वार्तालाप करना, इसका भी जिक्र वाइगोस्की जी ने किया है, प्याजे जी ने नहीं किया है, ठीक है। अभी हम वाइगोस्की जी को इसमें नहीं जोड़ेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले हम लोग प्याजे जी को क्लियर करते हैं। तो प्याजे जी ने बालकों के चिंतन में, बालकों के संज्ञान के विकास में भाषा का कोई महत्व नहीं बताया है, योगदान नहीं दिया है, और ना ही इस पर किसी तरह का कोई सिद्धांत दिया है। भाषा पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं दिया है, ठीक है। चिंतन में भाषा के महत्व का सिद्धांत वाइगोस्की जी ने दिया है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चिंतन में बालक जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, विचारते हैं, या जो स्वयं से वार्तालाप करते हैं, खुद से जो बातें करते हैं, उसके विषय में जिक्र किसने किया है? वाइगोस्की जी ने किया है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? प्याजे जी ने भाषा का जिक्र नहीं किया है संज्ञानात्मक विकास में। तो प्याजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन की दो परिसीमा भी बताई है। क्या है? इसी प्राक संक्रियात्मक में प्याजे जी ने दो सीमा बताई है। पहला होता है जीववाद का गुण, ठीक है, एनिमाइज जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। पहला जीववाद का गुण और दूसरा क्या है? आत्म केंद्रिता, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। ये दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आता है। और प्याजे जी ने भाषा का जिक्र किया है कि वाइगोस्की जी ने किया है, ये दोनों से क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। तो जीववाद का गुण क्या होता है, पहले ये देखिए, किसके अंतर्गत आ रहा है जीववाद का गुण? प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही ये जीववाद का गुण आएगा, ठीक है। कौन सी अवस्था में? दूसरी अवस्था में, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में जीववाद का गुण बालकों में आ जाता है। अब ये जीववाद का गुण क्या होता है, ठीक है। एनिमाइज क्या होता है? इसका मतलब होता है जीववाद बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। ये चीज हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं। जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं जो चल रही हैं, सब बालकों के लिए क्या है? जीवित होती है। इसी को जीववाद का गुण कहते हैं। जैसे रिमोट कंट्रोल कार हो गया, कार है, चल रहा है, बालकों के लिए क्या है? वो जीवित है। कार टूट गया, चलना बंद हो गया, वो कार खत्म हो गया, मर गया। बस बालकों में इसका यही, जीवन की वास्तविकता को या मृत्यु की वास्तविकता को बालक यहाँ पे अच्छे से नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग जीववाद का गुण। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, चलती हुई जो भी दिखे, यहाँ तक कि पंखा, इवन पंखा भी घूम रहा है ना, तो पंखा भी बालकों के लिए क्या है? जीवित है। पंखा बंद हो गया, पंखा मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है। खिलौना चल रहा है, खिलौना जीवित है, खिलौना टूट गया, खिलौना मर गया। इसी को कहते हैं जीववाद का गुण। यानी कि जीववाद के गुण में क्या होता है कि बालक जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझते हैं। क्या अगर इसका डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझते हैं, जैसे कि पंखा, कार, हवा, बादल सभी के लिए सजीव होता है, सभी उनके लिए। बादल भी जब आसमान में उड़ते हैं ना, तो वह भी उसके लिए जीवित है। चांद भी जब इधर से उधर रात में मूव करता है ना, तो वह भी बालकों के लिए क्या है? तो जीव ही है। यही हम लोग का क्या कहलाता है? जीववाद का गुण। अब देखिए आत्म केंद्रिता क्या होती है। ये आत्म केंद्रिता हम लोग अभी प्याजे जी का पढ़ रहे हैं, हम लोग वाइगोस्की जी का भी पढ़ेंगे। वाइगोस्की जी और प्याजे जी में अंतर है। आत्म केंद्रिता जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, इसमें बालक जो होते हैं सिर्फ अपने ही विचारों को सही मानते हैं, जो कि आप लोग को पहले ही बताए थे, सेल्फ सेंटर्ड। मतलब बालकों को परियों की कहानी सुनाई जा रही है, या फिर जादुई छड़ी की कहानी सुनाई जा रही है, तो बालक उसी चीज को सही मानते हैं, अपने अनुसार ही सोचते हैं, अपने अनुसार ही समझते हैं। हर चीज चाहिए अपने इर्द गिर्द चाहिए, अपने अनुसार चाहिए। दूसरों के विचारों को, दूसरों की बातों को वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। इस स्टेज में कौन से कौन सा है? ये प्राक हम लोग का संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था। इसी स्टेज में बालकों में जीववाद का गुण आता है, इसी स्टेज में बालकों में आत्म केंद्रिता यानी कि ईगो सेंट्रिज्म का भी गुण आ जाता है। तो इसमें कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतम चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। जो भी चीजें हैं वो क्या है, ईगो सेंट्रिज्म का मतलब हो गया वो सेंटर में है और दुनिया की सभी चीजें उसके इर्द गिर्द नजर आ रही है और उसी के अनुरूप सारे कार्य हो रहे हैं। वो जैसा चाह रहा है, वो जैसा इच्छा उसकी है, उसी के अनुरूप सारे कार्य हो रहे हैं। वह तेजी से दौड़ता है तो सूरज, चांद, बादल भी उसी के साथ साथ तेजी से दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं और उसकी गुड़िया वही देखती है जो वह देख रही है। मतलब हम जिस चीज को देख रहे हैं हमारी गुड़िया भी वही देख रही है। हम दौड़ रहे हैं, हमारे साथ साथ चांद भी दौड़ रहा है, बादल भी दौड़ रहा है। मतलब हर चीज उनके इर्द गिर्द, वो सेंटर में है और हर चीज उनके अनुरूप, उनके अनुसार हर चीज हो रहा है। वो जो चाह रहे हैं उन्हीं के अनुसार वो चीज हो रहा है। इसको कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। प्याजे जी के अनुसार बच्चे जो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ईगो सेंट्रिज्म, उनमें आत्म केंद्रिता की भावना बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, प्याजे जी के अनुसार। ठीक है, तो प्याजे जी ने यह भी बताया है कि जैसे जैसे बालकों का संपर्क अन्य बालकों तथा भाई बहनों के साथ होता है, उनके चिंतन में आत्म केंद्रिता कम होती जाती है। उनका जो ईगो सेंट्रिज्म वाला जो ये गुण है वह धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे उनका विकास होगा, अपने से बड़े लोगों के साथ वो इंटरेक्ट होंगे, तो वैसे वैसे उनका यह गुण जो है कम होते जाता है। पानी है ना, पानी ले। ये समझ में आया? प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो फोर फोल्डर थ्योरी का दूसरा पार्ट है, जिसको हम लोग 2 से 7 वर्ष की उम्र में बांटे हैं, इसको भी प्याजे जी ने 2 भागों में बांटा है। हाँ, नल में है, बॉटल में पानी नहीं है। इसके बाद उसको प्याजे जी ने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग था हम लोग का प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरा था हम लोग का अंतरदर्शी अवस्था। तो हम लोग प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था को 2 से 4 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत बालकों में जीववाद का गुण आ जाता है। इसके अंतर्गत बालकों में ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रिता का गुण आ जाता है। यह दोनों गुण बालकों में कौन से स्टेज में आ रहा है? दूसरे स्टेज में, सेकंड स्टेज में। ओके, एक मिनट। चलिए, इसी का एक और भाग है हम लोग का जिसको अंतरदर्शी अवस्था कहते हैं। तो 2 से 4 वर्ष वहां हो गया, 4 से 7 अंतरदर्शी अवस्था। 4 से 7 क्या आ जाएगा? अंतरदर्शी अवस्था। तो ये जो अंतरदर्शी अवस्था है, इस अवस्था में बालक बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, मम्मी बोल रही है कि बेटा जब तुम्हारे सामने से, जब तुम कहीं घर से बाहर जा रहे हो और अगर रास्ता क्रॉस करके या तुम्हारा रास्ता काटते हुए कोई काली बिल्ली गुजर जाए तो तुम रास्ता क्रॉस मत करना। बच्चा क्या करेगा? माँ की बात को हूबहू मान लेगा। हाँ, मम्मी बोली है, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मम्मी बोली है तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वो आपके बात पे किसी प्रकार का मतलब ये प्रश्न नहीं करेगा, कोई तर्क नहीं करेगा कि क्यों नहीं जाएंगे, क्यों बिल्ली अगर रास्ता काट लेगी तो क्यों नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रही है। किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। आपके बात आप जैसा बच्चे को बोल रही हैं, जैसा सिखा रही हैं, बच्चा को बहू उन चीजों को मान लेगा। उसके पास मत जाना, वो तुमको कुछ कर देगा और करके उठा के ले जाएगा, बच्चा नहीं जाएगा। आपसे किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेगा। इसको कहते हैं अंतरदर्शी अवस्था। मतलब माता पिता या बड़ों के द्वारा बोले गए बातों को बच्चा बिना किसी तर्क के, बिना किसी विरोध के हूबहू क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। ठीक है, लेकिन यही आप किशोरावस्था के बालकों को बोलिए कि बेटा रास्ता में अगर कोई बिल्ली काट लेना तो रास्ता क्रॉस मत करना, तो वो बोलेगा कि क्यों नहीं करेंगे, क्या कर लेगा बिल्ली रास्ता काट के मेरा। ठीक है, बताइए आप क्या क्या कारण है, बिल्ली अगर हम क्रॉस करके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथ। वो आपसे 50 प्रश्न करेगा और जब तक आप उसको एकदम रियल फैक्ट नहीं बताएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे, या फिर आप अपने प्रश्न से
बालकों को अपने आंसर से बालकों को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी बातों को नहीं मानेगा, तब तक वो बालक आपके बातों को नहीं मानेगा। लेकिन 4 से 7 वर्ष का बालक किस स्टेज में आ गया? पूर्व पूर्व हम लोग का बाल्यावस्था की स्टेज में आ गया। उस स्टेज में बालकों में अपनी तर्कना शक्ति बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होती है। माता पिता के द्वारा बोले गए जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी बातें हैं, उस बातों को बालक हूबहू क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विरोध के। उसको ऐसे ही बालक क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेता है। और इस अवस्था में बालकों का चिंतन पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, क्योंकि बालक बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो चिंतन उसका पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता से किसी प्रकार का तर्क या विरोध नहीं करता है किसी कार्य को मना करने पर, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वह साधारण मानसिक प्रक्रिया जैसे कि छोटे बहुत जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि कर पाता है बालक। हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ पढ़े थे कि बालक जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे कार्य तो कर लेता है, परंतु उसके पीछे छिपे नियमों को नहीं जान पाता है। किस अवस्था में? हम लोग डेवलपमेंट पढ़े थे। डेवलपमेंट के किस स्टेज में? डेवलपमेंट के किस स्टेज में बताइए ज्योति जी। बालक जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेता है, लेकिन उसके पीछे छिपे नियमों को नहीं जान पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। सॉरी, हम कहाँ चले गए? पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बालक स्कूल जाने लगता है, उसके पीछे छिपे नियमों को भी बालक जान जाता है। लेकिन घर में भी तो बालक एजुकेशन सीख रहा है छोटे बहुत, तो वहां पे वो जोड़ घटाव गुणा भाग। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जोड़ घटाव, आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 से 7 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष ही ना है, तो ये हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत ही तो आ रहा है, तो वही ना स्टेज हो जाएगा। इस स्टेज को उस स्टेज से मैच कीजिए ना, दोनों तो सेम ही हो रहा है, पूर्व बाल्यावस्था और ये हम लोग का प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो बालक क्या है? जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि कर पाता है, परंतु इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वो नहीं समझ पाता है बालक, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी तर्क शक्ति जो है बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है। पहले से बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ जाती है उसके चिंतन प्रक्रिया में, लेकिन इतना भी ज्यादा मेच्योरिटी नहीं आती है कि वह उनके पीछे छिपे नियमों को जान सके, ठीक है। तो अंतर्दर्शीय चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। मतलब बच्चे आपसे किसी चीज पे तर्क करेंगे, ठीक है, मतलब उसका तर्क रहता है बच्चों का। ऐसा नहीं कि बच्चे तर्क नहीं करते हैं, लॉजिक नहीं देते हैं, लेकिन उनका लॉजिक जो होता है, आपका जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से एकदम उल्टा पुल्टा उठ पटांग रहेगा, उसमें कोई क्रमबद्धता सीक्वेंस नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तो अगर हम लोग तर्क करते हैं उस विषय पे, तो चांद पृथ्वी की तरफ घूम रही है, चांद पृथ्वी में 23 दिनों में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, इस 23 दिनों में चांद जो है कई आकृतियों में बढ़ती है, तो हम लोग इस तरीके से फैक्ट के थ्रू लॉजिक देंगे। लेकिन बच्चों का उतना ज्यादा ज्ञान का विकास नहीं होता है, उनका जो लॉजिक भी जो होता है ना, वो उठ पटांग रहेगा, जिसका कोई मायने नहीं निकलेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो लॉजिक तो देते हैं, लेकिन उनका लॉजिक जो है तर्क संगत नहीं होता है, क्रमबद्ध नहीं होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक लॉजिक उनका नहीं होता है। तो इस उम्र में बालकों के चिंतन में पलटावी गुण या विलोमात्मक नहीं होता है। पलटावी गुण का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्दर्शी अवस्था में बालकों में पलटावी गुण भी नहीं होता है। जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे नियमों को नहीं समझ पाते हैं। पलटावी गुण का मतलब ये होता है कि बालक को बोला जाए कि जैसे कि मान लीजिए गायत्री जी और पूजा जी 2 बहनें हैं, ठीक है। अगर बालक को ऐसे बोला जाए कि गायत्री जी की छोटी बहन पूजा जी है, ठीक है, तो पूजा जी गायत्री जी की क्या है, ऐसे उलट कर अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको बच्चा नहीं समझ पाएगा। अगर ऐसे पूछेंगे कि गायत्री जी की छोटी बहन कौन है, तो बोलेगा पूजा जी है, ठीक है, तो पूजा जी की बड़ी बहन कौन है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। उस क्वेश्चन को पलट दिया जाएगा ना, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। इसी को कहते हैं पलटावी गुण। तो बालकों में इस उम्र में पलटावी गुण भी नहीं होता है, ठीक है। 2 जोड़ 5 हम लोग का 7 होता है, ठीक है, 2 जोड़ 5 7 होता है, तो 7 घटाओ 5 कितना होगा, ये बच्चा नहीं बता पाएगा,
ठीक है, ये बच्चा नहीं बता पाएगा। तो बच्चों में लॉजिक तो होता है, लेकिन लॉजिक में सिस्टमैटिक वे से वो लॉजिक नहीं दे पाते हैं, तर्क नहीं कर पाते हैं, उनका तर्क क्रमबद्ध नहीं होता है, ठीक है। और चिंतन जो होता है, बालक चिंतन तो करते हैं, लेकिन चिंतन जो है एक सीक्वेंस में करेंगे, उसको अगर पलट दिया जाए तो बच्चे उस चीज को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो पलटावी गुण या फिर इसको पलटावी गुण भी कहते हैं और इसको हम लोग विलोमात्मक गुण भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रमबद्ध तर्क या पलटावी गुण नहीं होने की वजह से इस अवस्था में बालकों में संरक्षण यानी कि पदार्थों को सुरक्षित रखने की योग्यता का गुण भी नहीं होता है, क्योंकि उनमें पलटावी गुण नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि पलटावी गुण नहीं होने की वजह से ही बालकों में संरक्षण का गुण नहीं होता। जैसे आप लोग को बताए थे ना, चौड़े मुंह वाला ग्लास और पतले मुंह वाला ग्लास, तो बालक क्या बोलता है कि उसको दूध ज्यादा मिला है और हमको दूध कम मिला है। तो पहला तो पतले मुंह वाला ग्लास में देखा गया तो उसको दूध ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसी दूध को जब चौड़े मुंह में डाल दिया गया तो उसको दूध कम लग रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसको पलट दिया गया, उसको जस्ट उसको ऑपोजिट कर दिया गया, वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसमें पलटावी गुण होता ही नहीं, ठीक है। उसमें पलटावी गुण होता ही नहीं है, जिसकी वजह से बालक जो है संरक्षण का भी गुण इस स्टेज में बालकों में नहीं होता है, नहीं आता है। ये चीज क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ आप लोगों का? जी मैम। तो अभी तक हम लोग कोर फोल्डर थ्योरी का 2 थ्योरी पढ़े, आप लोग को रटवा रहे हैं हम, ये सब चीज रटवा रहे हैं, यही सबसे क्वेश्चन ही आता है मेन। पहला था हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। इस स्टेज में बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इस स्टेज में बालकों में हम लोग का ये लक्ष्य निर्देशिता का गुण आ जाता है। इस स्टेज में बालकों में अनुकरण की क्षमता आ जाती है। इस स्टेज में बालकों का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इस स्टेज में बालक जो है अपने संज्ञान का निर्माण जो है दूसरे परिस्थिति के साथ समानीकरण करके करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये सारे गुण प्रथम स्टेज में आ जाता है। दूसरा जो होता है हम लोग का प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 2 से 7 वर्ष की उम्र कहा गया है। इस 2 से 7 वर्ष की उम्र में बालकों को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया। अगर कंप्लीटली देखा जाए तो इसी अवस्था में बालकों में जीववाद का गुण आ जाता है। इसी अवस्था में बालकों में हम लोगों का आत्म केंद्रिता, पियाजे जी के अनुसार ये ईगो सेंट्रिज्म का गुण भी इसी स्टेज में बालकों में होता है। इसी स्टेज में बालकों में अंतर्दर्शीय, इसका जो दूसरा भाग है अंतर्दर्शीय, इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखे, अंतर्दर्शीय के अंतर्गत कि बालक छोटे बहुत जो है जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर लेते हैं, पर इसके पीछे छिपे नियमों को बालक नहीं जानते हैं। इस स्टेज में बालकों में पलटावी गुण नहीं आता है, ठीक है। यानी कि 2 जोड़ 2 4 होता है, तो 4 घटाव 2 कितना होगा ये बालक नहीं बता सकते हैं। इस स्टेज में बालकों में पलटावी गुण नहीं होता है। इसके बाद पलटावी गुण नहीं होने के कारण ही इस स्टेज में बालकों में संरक्षण की क्षमता भी नहीं होती है। ये सारे गुण किस स्टेज में आए? सेकंड स्टेज में। किस स्टेज में आए? सेकंड स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड है हम लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कौन सा स्टेज कहेंगे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक। इसमें बच्चे जो है 7 से 11 वर्ष के होते हैं, ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और अब जो है बालकों का संज्ञानात्मक जो समझ जो है या फिर चिंतन क्षमता जो है वह पहले और दूसरे स्टेज से थोड़ा ज्यादा क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा और उसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब उसका चिंतन जो है तर्क संगत रहेगा बच्चों का, ठीक है। बच्चों का चिंतन तर्क संगत रहेगा, किसी भी चीज पर वो आपको लॉजिक दे सकते हैं, 2 या 4 उदाहरण देकर आपको बता सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब उसका चिंतन क्षमता क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास का यह प्रमुख और महत्वपूर्ण मोड़ कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में प्राय हर एक गुण आ जा रहा है। अब इस स्टेज में बालकों में अनुकूलन की क्षमता तो जन्मजात होती है, बालकों में होती है ना। याजी जी ने क्या कहा है? बालकों में अपने वातावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता जन्मजात होती है। लेकिन इस स्टेज में बालकों में अब जीववाद का गुण खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पलटावी गुण आ जाता है। जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ साथ उसके पीछे छिपे नियमों को भी बच्चे जान जाते हैं।
पलटावी गुण आ रहा है तो संरक्षण का भी गुण आ रहा है। ठीक है, तो संरक्षण का भी गुण बालकों के प्राय सारे के सारे गुण इस स्टेज में बालकों में आ जाते हैं, सिवाय एक को छोड़कर। वो क्या है कि बालक जो है इस स्टेज तक ठोस रूप से किसी चीज को देखते हैं तो ही उनके संज्ञान का निर्माण होता है, बिना ठोस रूप से देखे नहीं कर पाएंगे। बस यही, बाकी हर एक गुण जो है इस स्टेज तक बालकों में आ जाएगा। देखिए कौन कौन से गुण आ रहे हैं। तो इस अवस्था में बालकों में चिंतन ज्यादा, अब उस बालक जो चिंतन करेंगे ना, जो सोचेंगे विचारेंगे, वो ज्यादा क्रमबद्ध रहेगा, लचीला रहेगा और संगठित रहेगा। पहले की तुलना नहीं कि अक्रमबद्ध रहेगा। कुछ भी सोचेंगे विचारेंगे वो ज्यादा हम लोग का क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ज्यादा हम लोग का क्रमबद्ध रहेगा और संगठित रूप से रहेगा। इस अवस्था में बालकों में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब आप उसको बोलिएगा कि बेटा बिल्ली जब रास्ता काट दे ना तो वहां से मत गुजरना, तो बोलेगा कि क्यों नहीं गुजरेंगे, क्या कारण है बताइए, हमको लॉजिक दीजिए। आप लॉजिक नहीं दीजिएगा, आपके बात से सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो आपकी बातों को नहीं मानेगा। इससे पहले वाली अवस्था में बालक को जो बोलिए वो आंख मूंद कर बिना आपका विरोध किए उस बातों को मान लेगा। लेकिन इस अवस्था में बालक जो है तर्कपूर्ण चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, वो आप ही को लॉजिक बता देगा। वो वहां पे 2-4 एग्जाम्पल आपको दे सकता है, वो आपसे तर्क कर सकता है। अब उसकी क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब बालक जो है तर्कपूर्ण चिंतन करना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। बालक किसी भी दी गई ठोस समस्या का समाधान तर्क के आधार पर खुद से कर सकता है। बस सामान कैसी होनी चाहिए, ठोस रूप से, जिसको वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है। उसके सामने एक ग्लोब रख दीजिए, अब बताइए, आप खाली उसके सामने एक ग्लोब रख दीजिए ना, वो ग्लोब को देखेगा, उसका अनुकरण करेगा, वो आपको उसके बारे में सब कुछ बता देगा, आपको उसके ऊपर 4 एग्जाम्पल दे देगा, आपको उसके ऊपर 4 लॉजिक बता देगा। ठीक है, उसकी तर्क क्षमता, संज्ञान का निर्माण इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ बालकों में पलटावी गुण, क्रमबद्धता और तर्क करने की क्षमता जो होती है, चिंतन करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। अब उसमें पलटावी, अब आप बोलेंगे ना कि गायत्री जी पूजा जी की छोटी बहन है, तो पूजा जी की बड़ी बहन कौन है, तो वो फट से बता देगा कि गायत्री जी है। हाँ, लेकिन दोनों वहां पे उनके आंखों के सामने प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि इस अवस्था तक बालकों में प्रत्यक्ष रूप से देखने की क्षमता होती है। आप उसको लॉजिकली बताएंगे, रीजनिंग बताएंगे कि गायत्री जी पूजा जी की छोटी बहन है, तो पूजा जी की बड़ी बहन कौन है, वर्बली बताएंगे तो नहीं जान पाएगा। उसको वहां पे चीजें प्रत्यक्ष रूप से चाहिए, वो तुरंत बता देगा इस स्टेज में कि पूजा जी की बड़ी बहन गायत्री जी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाले स्टेज में बालक प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें पलटावी गुण नहीं होता है। कौन कौन से गुण आ रहे हैं, चिंतन उसका क्रमबद्ध हो रहा है, लॉजिकल पावर बढ़ रहा है, पलटावी गुण आ रहा है उसका। ठीक है, तो बालक समस्या के समाधान के पीछे छिपे नियमों को भी जान जाता है। अब किसी समस्या का समाधान कर रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग कर रहा है, उसके पीछे छिपे क्या नियम है, उस नियमों को भी बालक अब जान रहा है, और वे समस्या के समाधान के लिए या अपनी बात रखने के लिए एक से अधिक तरीके का उपयोग कर सकता है। मान लीजिए उसके सामने कोई समस्या है या फिर कोई सम्स दिया गया है, बच्चा उसको सॉल्व कर रहा है और आपको बता भी देगा, एक नहीं 2 तरीके से, 2 नहीं 3 तरीके से, 3 नहीं 4 एग्जाम्पल दे के आपको वो समझा सकता है। उसका लॉजिक पावर अब इतना विकसित हो जाता है, उस समस्या को वो आप ही को समझा सकता है, आपको समझा भी देगा और एक से ज्यादा एग्जाम्पल दे के आपको समझा देगा। ठीक है, तो सही और क्रमबद्ध तरीके से अपनी बातों को रख सकता है या समझ सकता है, और वे सभी तरह के संभावित साधन को नहीं खोज पाता है। ठीक है, उसका संज्ञान का विकास हो जाता है, उसका मेंटल बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन हर एक चीज बहुत ज्यादा, मतलब अपने एकदम हाई लेवल की चीजों को वो नहीं सुलझा सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ क्या होता है, यहाँ पे बाधा होती है। वो क्या होती है कि बहुत हद तक चीजों को, अब मान लीजिए बच्चा है 12 साल का और 14 साल का, और उसको बोला जाएगा कि तुम 60 साल का 70 साल के लोगों की समस्या का समाधान करो, तो उस लेवल का वो बच्चा नहीं कर सकता है। उसके अनुसार बच्चे में क्या होना चाहिए, उतनी मैच्योरिटी, उतनी परिपक्वता आनी चाहिए, उस लेवल का नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने उम्र तक के वो सभी समस्याओं का समाधान इजिली कर लेता है। ठीक है, और उनका तर्क भी पूर्ण रूपेण परिपक्व नहीं होता है। अगर उसी लेवल की समस्याओं का समाधान करने के लिए बोला जाएगा तो उस अनुसार उनका लॉजिक भी जो होता है वो सीक्वेंस में परिपक्व नहीं होता है। ठीक है,
तो इस अवस्था में बालक तभी मानसिक संक्रियाएं कर पाते हैं जब वस्तु या समस्या ठोस या मूर्त रूप में हो। अभी क्या बोले थे कि जब तक वस्तु या समस्या उनके सामने ठोस रूप में प्रस्तुत रहेगी तभी तक उसका समाधान करेंगे। आप उसको उसके आंखों से ओझल कर दीजिए, वो उसका समाधान अच्छे से नहीं कर पाएंगे इस स्टेज तक, इसके बाद वाले स्टेज में नहीं। ठीक है, तो यदि किसी बालक के सामने देखिए, मान लीजिए 3 छड़ी रख गई है, ए बी सी रख दी गई है और बोला जा रहा है, जैसे कि आप लोग को अभी एग्जाम्पल दिए, ठीक है, कि गायत्री जी की छोटी बहन पूजा जी है और पूजा जी का छोटा भाई निशांत जी है। ठीक है, तो बच्चा अगर देख रहा है तीनों को, गायत्री जी, पूजा जी, निशांत जी, तीनों को देख रहा है, तो वो देख के बता देगा कि अच्छा गायत्री जी सबसे बड़ी हो गई, पूजा जी सेकंड नंबर में है और निशांत जी थर्ड नंबर में है। लेकिन इन तीनों को हटा दिया जाए सामने से और केवल वर्बली बोला जाए, तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तब बच्चा बताने में थोड़ा क्या होगा, घबराएगा या फिर वो गलत बता सकता है। लेकिन जब तक प्रत्यक्ष रूप से देखकर बोल रहा है तब वो क्या बताएगा, सही बताएगा। ठीक है, तब उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग 3 बहनें हैं, ठीक है, हम 3 बहनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए ना कि ये कविता है, ये बबीता है और ये सरिता है। इसमें सबसे बड़ी कविता है, सेकंड बबीता है और थर्ड सरिता है। बच्चा तीनों को देख लिया प्रत्यक्ष रूप से तो बताएगा कि ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है। ठीक है, बबीता से बड़ी कौन है, तो कविता है, और सरिता से बड़ी कौन है, तो बबीता है। बच्चा देख के बता देगा। लेकिन इस तीनों को हटा दिया जाए और बच्चे को ऐसे वर्बली बोला जाए, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टेज तक बालकों में प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखने की क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए इस स्टेज तक बालकों में कौन कौन से गुण आ गए। इस अवस्था में बालकों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। वो क्या है, संरक्षण का गुण, पलटावी गुण आ गया, यानी कि बालकों में संरक्षण का भी गुण आ गया। क्रमबद्धता का गुण, ठीक है, क्रमबद्ध किसी चीज को सीक्वेंस में करने की क्षमता आ जाती है। और वर्गीकरण का गुण, उसको क्लासिफाई करने की भी क्षमता बालकों में आ जाती है। ठीक है, कि ये हम लोग का क्या है, बुक से रिलेटेड है, उसको अलग ग्रुप में डाल देंगे। ये हम लोग का प्ले से रिलेटेड है, इसको अलग ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ये हम लोग का फूड से रिलेटेड है, इसको अलग ग्रुप में डाल देंगे। तो किसी भी चीज को वर्गीकृत करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। ये सारे महत्वपूर्ण 3 गुण बालकों में इस स्टेज में आता है, इससे पहले वाले स्टेज में नहीं होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं होता है। प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये गुण आ जाता है। ठीक है, देखिए आगे दिया हुआ है कि इस अवस्था में बालक तरल यानी कि लिक्विड जो पदार्थ होते हैं, लंबाई, भार, तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। यानी कि अगर उसको लिक्विड थिंग से रिलेटेड कुछ चीज दे दिया जाए, कोई समस्या दे, जैसे हम लोग सम्स बनाते हैं ना कि एक टैंकी में इतना पानी है, उसमें से इतना पानी निकाल दिया गया तो कितना, ऐसी समस्याएं रही, लंबाई से संबंधित समस्याएं रही, भार से संबंधित समस्याएं रही या तत्व से संबंधित समस्याएं रही, तो बालक इन समस्याओं का समाधान जो है कर लेता है, क्योंकि उसमें संरक्षण का गुण आ रहा है। अभी संरक्षण का गुण बालक में विकसित हो गया है। कभी भी देखिएगा कि क्लास 3 और 4 के बच्चों को 3 और 4 के बच्चों को कभी भी हम लोग का लेंथ ब्रेथ वाला समझ दिया जाता है नहीं। जब बच्चे हायर क्लास, क्योंकि उस समय उनका संज्ञान का निर्माण उतना नहीं हो पाता है, वो समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उस स्टेज में नहीं दिया जाता है। 5 क्लास से ये सब सारे सम्स जो है हम लोग के स्टार्ट हो जाते हैं। तो वे क्रमिक संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। क्रमानुसार जो है, जो एक क्रम में है, एक सीक्वेंस में बना हुआ है, वर्गीकृत किया गया है, ऐसे समस्याओं का समाधान बच्चे कर पाएंगे। और दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो वस्तुओं को उसकी लंबाई और वजन के अनुसार घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों को करवाया जाता है ना, वस्तुओं को उसके वजन के अनुसार, उसके भार के अनुसार बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सजाने की क्षमता जो है बालकों में, क्रमानुसार उसको सजाने की क्षमता बालकों में विकसित हो जाती है। पंक्तिबद्धता की संज्ञा भी बालकों में विकसित हो जाती है, उसको पंक्तिबद्ध कर लेते हैं, उसको वर्गीकृत कर लेते हैं। और इस तरह इस अवस्था में बालकों में वस्तुओं के गुण के अनुसार उसे किसी एक वर्ग या उप वर्ग के छांटने की क्षमता या वर्गीकृत करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, वर्गों के अनुसार क्या कर लेंगे, छांट देंगे। ये लिक्विड है, लिक्विड को लिक्विड के ग्रुप में, ये हम लोग का कंक्रीट है, कंक्रीट को कंक्रीट के ग्रुप में, ये हम लोग का क्या है,
ठोस पदार्थ है तो उसको ठोस पदार्थ के ग्रुप में वर्गीकृत करने की क्षमता क्या कहोगी? लड़के को लड़की के ग्रुप में, लड़कियों को लड़कियों के ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरह से बालकों में क्या होता है, चीजों को अलग अलग वर्गीकृत करने की क्षमता, इस स्टेज तक बालकों में सभी के सभी गुण विकसित हो जाते हैं। बस एक क्या कंडीशन रहता है, कंडीशन ये रहता है कि वह वस्तु बस उसके आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो, वरना बालकों में वर्गीकृत करने की क्षमता, क्रमबद्ध करने की क्षमता, संरक्षण की गुण का गुण, पलटावी गुण, ठीक है, ये सारे के सारे गुण इस स्टेज तक बालकों में आ जाते हैं। शाब्दिक ज्ञान हर एक चीज आ जाता है, शाब्दिक ज्ञान तो इससे पहले वाले में ही आ जाता है, ठीक है। लास्ट है हम लोग का टॉपिक फोर फोल्डर थ्योरी का, हम लोग ये 3 भाग पढ़े, अभी हम लोग आखिरी पढ़ रहे हैं और आखिरी है हम लोग का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हम लोग का हो जाता है 11 से 15 या उसके बाद की भी अवस्था। इस अवस्था में अभी तक हम लोग जो 3 अवस्था पढ़े, वो 3 अवस्था में एक समानता होती है। वो क्या समानता होती है कि बच्चे किसी चीज को कॉन्क्रीट रूप में यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही उस पर अपना चिंतन बना सकते हैं। ये उस तीनों अवस्था से डिफरेंट क्या होता है कि अब बच्चे जो है किसी चीज को अपने समक्ष प्रत्यक्ष रूप से ना भी देखे ना, तो भी बच्चे अपने चिंतन, तर्क शक्ति, चिंतन क्षमता उस पर बना सकते हैं, अपने संप्रत्यय का निर्माण जो है बालक कर सकते हैं। बस ये दोनों, उन तीनों में और इसमें ये एक डिफरेंस है, ठीक है। और वो सारे गुण जो कि अभी हम लोग ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखते हैं, वो सारे के सारे गुण बालकों में इस स्टेज में आते हैं। और एक एक्स्ट्रा गुण क्या आता है कि अब बच्चे प्रत्यक्ष रूप से बिना देखे भी किसी चीज पर अपने कॉन्सेप्ट का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आज हम लोग खत्म ही कर देते हैं, अभी 35 हुआ है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। हम खाना खा के पानी नहीं पी। तो इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक क्षमताएं जो होती है, जैसे कि संरक्षण का गुण हो गया, वर्गीकरण का गुण हो गया, पंक्तिबद्धता का गुण हो गया यानी कि वर्गीकृत करने का गुण हो गया, ये सारे के सारे तर्कपूर्ण चिंतन जो है इत्यादि बालकों में पहले से विकसित हो चुके हैं। इससे पहले वाली अवस्था में ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही बालकों में ये सारे के सारे गुण आ चुके हैं। लेकिन बालकों का चिंतन अभी तक जो है भौतिक परिस्थितियों के साथ बंधी हुई थी। भौतिक परिस्थितियों के साथ बंधी होने का मतलब, बौद्धिक परिस्थितियों के साथ बंधी होने का मतलब कि ये बॉटल है, बॉटल हम देख रहे हैं तो हम इसके ऊपर अपना चिंतन बना रहे हैं, ये भौतिक है, ये भौतिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत है। तो अभी तक बालक जो है किसी भी चीज को भौतिक रूप से देखकर ही, प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही उस पर अपना चिंतन बना रहे थे। पर अब बालक जो है उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से ना भी देखे तो भी अपने चिंतन का निर्माण कर सकते हैं, और उनका लॉजिक जो है, मतलब तर्क जो है उनका क्रमबद्ध रहेगा, ऊटपटांग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि वस्तुओं को नहीं देख रहे हैं और उस पर अपना लॉजिक बना रहे हैं तो वो गलत रहे, नहीं, गलत नहीं रहेगा, वो सही लॉजिक दे सकते हैं बिना देखे भी, ठीक है। तो उनका चिंतन उनके भौतिक अनुभव पर आधारित होता था इसके पहले तक। लेकिन जब बालक इस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो उनमें अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन, ठीक है, करने की योग्यता भी विकसित हो जाती है। अब हम उनको किसी भी, मान लीजिए हम लोग के यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा हम लोग का प्लानिट है, चाहे उल्का पिंड है, चाहे किसी के विषय में भी हम बालकों से अगर डिस्कस करें, उसको वर्बली बताएं, तो बच्चा उस चीज को समझेगा, जानेगा और आपसे उस पर कई तरह के प्रश्न भी कर सकेगा। आपको भी उसके ऊपर 4 एग्जाम्पल देके वो समझा सकता है, उस पर लॉजिक दे सकता है, उसका लॉजिक उटपटांग नहीं रहेगा, सही लॉजिक, ठीक है। इतना उसमें अब कैपेसिटी, धीरे धीरे उसकी मानसिक क्षमता जो है बढ़ती जाती है। तो देखिए, बालकों के चिंतन के लिए परिस्थितियों के भौतिक रूप से अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। अब मतलब सामने कोई चीज दो तो उसको अनुभव होगा तब बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और किसी भी परिस्थिति को या
किसी भी समस्या को अपनी परिकल्पना द्वारा समझकर हल कर सकता है। मतलब मन में ही उसका क्या करेगा, इमेज बना लेगा, कल्पना कर लेगा और कल्पना करके उस पर कुछ ना कुछ वो निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल लेगा बच्चा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, देखिए, परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हिंदी में कहेंगे परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क। ये इसी स्टेज में बच्चों में आता है। कौन से स्टेज में? विकास अगर देखें तो विकास में किशोरावस्था में बालकों में परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क आ जाता है। और अगर हम लोग पियाजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी देखें तो औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालकों में परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला गुण आ जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होता क्या है? तो बच्चे अब किसी चीज को कॉन्क्रीट रूप में, भौतिक रूप में ना भी देखे तो भी बच्चे उस पे अपने तर्क का, अपना जो है चिंतन का निर्माण कर सकते हैं। अपनी कल्पना शक्ति से उस पर लॉजिक दे सकते हैं, उसके फैक्ट को बता सकते हैं, उस पर 4 एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको कहते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो इस अवस्था में मूर्त वस्तुएं और सामग्री के स्थान पर शाब्दिक और सांकेतिक, अब हम लोग उसको वर्बली कुछ भी बताएंगे ना। अब बच्चे को रीजनिंग दीजिए, ठीक है, बच्चे को रीजनिंग दीजिए कि मेरे पिता की दादी, ठीक है, मेरे पिता की दादी के पति मेरे क्या है, ऐसे रीजनिंग दीजिए, बच्चा तुरंत आपको सॉल्व करके दिखा देगा, वर्बली बता देगा बच्चा कि मेरे पिता की दादी के पति उसके क्या लगेंगे, वो चीज उसको तुरंत वो सॉल्व करके बता देगा, वर्बली बताया हुआ चीज को। उसके सामने वो चीजें दादा दादी नाना नानी प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही वो बता रहा है। ठीक है, तो समस्या समाधान की क्षमता अधिक व्यवस्थित हो जाती है इस स्टेज में बालकों में, और बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, कंक्लूजन निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है, परिकल्पना करने लगता है। बालक अमूर्त संक्रियात्मक विचार बालकों के वास्तविकता से बाहर जाने और संभावनाओं पर विचार करने की योग्यता बनाने लगता है बालक इस स्टेज में। ठीक है, तो बालक का कार्य और प्रयास जो है अब त्रुटि और प्रयत्न पर निर्भर नहीं होता है। कल बताए थे, बालक किसी चीज को सेंसरी मोटर स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में ना, बालक किसी चीज को कैसे सीखता है? बार बार प्रयास करेगा, गलती होगा, अचानक से वो चीज हो जाएगा, उस तरीके से बालक सीखता है। जैसे कि हम लोग थॉर्नडाइक वाला थ्योरी पढ़े थे कि कुत्ता बार बार पिंजरे पे हाथ मार रहा है, अचानक से लीवर पे पैर पड़ गया, उसका पंजा पड़ गया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। वही त्रुटि और प्रयास वो फिर दोबारा किया। ठीक है, अब समय उसको कम लगा, तीसरी बार किया और समय कम लगा, चौथी बार किया और समय कम लगा। एक टाइम ऐसा आया कि अब कुत्ते को प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वह लीवर पे पंजा मारता है, दरवाजा खुल जाता है। इसको कहते हैं त्रुटि और प्रयास द्वारा। अब बालक त्रुटि और प्रयास नहीं करेगा, बार बार गलती करके किसी चीज को नहीं सीखेगा, वो यहाँ पे मानसिक संक्रिया करेगा, दिमाग का इस्तेमाल करेगा और एक बार में ही अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। चलिए, मैम ये थॉर्नडाइक की थ्योरी आप पढ़ा चुके हैं? नहीं, ये हम कल एक एग्जाम्पल दिए थे त्रुटि और प्रयास वाला, कि सेंसरी मोटर स्टेज तक बच्चे जो होते हैं ना, किसी चीज को कैसे सीखते हैं, गलती करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते 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 अचानक से जो है वो अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। उस तरीके से बच्चे जो है किसी कार्य को करना सीखते हैं। इसको कहते हैं त्रुटि और प्रयास विधि द्वारा। गलती करते हैं, प्रयास करते हैं, गलती करते हैं, प्रयास करते हैं। अभी ये पढ़ाई नहीं है, ये अधिगम है, ये आएगा और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जी मैम, वही थॉर्नडाइक में तो बिल्ली का प्रयोग किया गया था ना, वही कंफ्यूज हो गए क्या, हाँ, पढ़ा दिए क्या मैम? नहीं हम नहीं पढ़ाए हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। बीएड में तो आप लोग पढ़े हो ना? जी मैम। चलिए, भविष्य के संबंध में अपने विचारों को भी वो क्या करता है, अध्ययन करने लगता है। अब वो अपना भविष्य भी सोचने लगेगा कि हमको भविष्य में क्या बनना है, हमारा इनकम का सोर्स क्या होगा, फ्यूचर के लिए कैसे इनकम करना है, वो सब चीजों के विषय में भी सोचने लगता है बच्चा, अपने भविष्य के विषय में भी सोचने लगता है। तो क्या देखें हम लोग इस अवस्था में कि बालकों में समस्या समाधान की लगभग सभी क्षमताओं का इस स्टेज में हम लोग का क्या हो रहा है, विकास हो जाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का कुल बौद्धिक संगठन जो है, यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर जो है, अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। ठीक है, उठ पटांग चीजों पर वो उठ पटांग चीजें वो नहीं बताएगा या उठ पटांग लॉजिक बालक नहीं देगा।
और अधिक से अधिक तत्वों को समझने तथा अधिकाधिक दृष्टिकोणों को अपने विचार प्रक्रिया में स्थान देने की योग्यता हो जाती है। 4 लोगों से मिल रहा है, बातें कर रहा है, उनसे बहुत सारे बौद्धिक गुणों को बालक सीखता है। किस परिस्थिति में कैसे बोलनी चाहिए, किस समस्या का समाधान कैसे करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को बालक सीखता है। उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, तो जिसकी वजह से बालकों में हर एक प्रकार के गुण जो है इस स्टेज तक आ जाते हैं। लगभग सभी गुण बालक इस स्टेज तक आ जाते हैं। ठीक है? तो वे अपने बारे में भी विचार करता है और इसीलिए प्राय वह स्व आलोचक बन जाता है। स्व आलोचक क्यों बन जाता है? क्योंकि अब वो अपने बारे में विचार करने लग रहा है कि हम क्या करेंगे फ्यूचर में, हम कैसे मनी अर्न करेंगे, ठीक है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा और खुद ही वो खुद की आलोचना भी करने लगता है। इसीलिए इसको कहते हैं स्व आलोचक। कभी-कभी आप लोग भी देखिएगा, आप लोग अपने आप की भी आलोचना करते होंगे मन ही मन, कि काश सही से पढ़े रहते। होता है ना कि मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए रहते, चाहे आज ये हम एयरफोर्स वाला अगर निकाल लिए रहते, तो आज यहाँ नहीं बैठे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी आलोचना कर रहे हैं। तो बालक क्या करता है इस स्टेज में? स्व आलोचना भी करने लगता है। पुरानी पीढ़ी के मूल्यों तथा व्यवहारों के अनुपयुक्त मानकर उनकी विश्लेषणात्मक आलोचना करना भी प्रारंभ कर देता है। दूसरे लोगों की बातों को भी सुनकर दूसरों की भी आलोचना करता है, खुद की भी आलोचना बालक करने लगता है। तो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार तथा कार्यों के बारे में अपने ढंग से नैतिक निर्णय भी प्रस्तुत करने लगता है। मान लीजिए घर परिवार में 4 लोग बैठे हुए हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बालक को उसका निर्णय अच्छा नहीं लगा या फिर उसके विचार अच्छे नहीं लगे, तो वहाँ पे वो अपने विचार भी देने लगता है, अपने बातों को भी वहाँ पे वो रखने लगता है। तो इस प्रकार के कार्य बालक किस स्टेज में करेगा? हम लोग का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हम लोग का बालक का पियाजे जी के 4 फोल्डर थ्योरी का आखिरी स्टेज था। ठीक है, क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? अब ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हम लोग का लास्ट स्टेज था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिस स्टेज में बालकों में कौन सा गुण विकसित हो जाता है? बाकी सारे गुण तो उसका हम लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही आ गया। इसमें कौन सा गुण आया? अभी अभी बताए थे, बोलो। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक गुण। ये गुण बालकों में किस स्टेज में आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसी स्टेज में ये गुण आता है। क्या बोले थे मैम? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इसका पीडीएफ सर भेजे है ना? मैम किसी का पीडीएफ नहीं मिला है। आप लोग को हम भेज दिए ना। हम इसी को कहते हैं, यही संज्ञानात्मक के अंतर्गत ही आ रहा है। प्याजे जी का ही थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग को नहीं मिला है? सर बोले थे ना, आपको मिला होगा तो ईमेल आईडी पे भेजे हैं सर, डाउनलोड नहीं हो रहा है? हम तो आज ही जीमेल चेक किए थे मैम, मेरे जीमेल में तो नहीं था। एक काम कीजिएगा, भेजे हैं शायद। एक काम कीजिएगा ना, सर से आप लोग बात कीजिए और बात करके और व्हाट्सएप पे बोलिए पीडीएफ भेज देने, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसको एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप पे बोलिएगा एक बार, उसको ईमेल कर दे, ये पीडीएफ भेज देने के। डाउनलोड नहीं हो रहा है वहां पे। चलिए हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि पूर्व अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग का विशेष गुण पाए जाते हैं। तो इस अवस्था में बालकों में सभी प्रकार के संप्रत्यय का विकास जो होता है पूर्ण रूप से हो जाता है। हर एक चीज का विकास जो है बालकों में इस लास्ट स्टेज तक आते आते हो जाता है। इससे पहले वाले स्टेज में सब चीज का विकास हो गया है, खाली एक क्या होता है? तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला गुण जो है इस स्टेज में आता है बालकों में। दूसरा बोल रहा है कि अब बालक स्मरण शक्ति आधारित न होकर तर्क और समझ आधारित हो जाते हैं। मम्मी बोलेगी कि बेटा इसको क से कबूतर, ख से खरगोश ध्यान में रखकर उसको रट के याद करके कर रहा है। ऑटो आ गया, ठीक। तो वो नहीं, अब किसी चीज को बच्चा आप लोग ही ये सब चीज सीख रहे हो, तो आप लोग इसको रट रहे हो, रट नहीं ना रहे हो, लॉजिक बेस पे सीख रहे हो
कि प्याजे जी ने ऐसा कहा था, ये स्टेज है तो इस स्टेज में बालकों में ये सारे गुण आ रहे हैं। ये 0 से 2 वर्ष की स्टेज में बालकों में हम लोग का हाइपोथेटिकल डिडक्टिव गुण कैसे आएगा, बच्चों का उसमें दिमाग, आप लोग लॉजिक लगा रहे हो ना वहां पे। तो अब इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, किसी चीज को स्मरण शक्ति या फिर रटन विद्या के आधार पर नहीं, इस आधार पर लॉजिकल बेस आधार पर उस चीजों को वो सीखते हैं। ठीक है। भाषा संबंधित योग्यता या संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। अब बच्चों में शाब्दिक ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है। अब वो बच्चा जो है अपने मन के बातों और विचारों को इतने अच्छे शब्दों में प्रयोग करके बोल सकता है कि उसका संप्रेषण लेवल जो है एकदम हाई लेवल तक पहुंच जाता है। उसको किसी प्रकार की अपने बातों को बोलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। किसी चीज के बारे में विचार करने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने, आलोचना करना है, प्रयोग करना है, इसका उचित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न क्षमता विकसित हो जाती है इस स्टेज में बालकों में, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में सब पढ़े हैं। एक बार हम फिर भी बता दे रहे हैं। अगला बोल रहा है कि संश्लेषण यानी कि अनेक को एक करना। संश्लेषण का मतलब याद रखिएगा, इस संश्लेषण ही दे देता है क्वेश्चन में। संश्लेषण का मतलब होता है अनेक शब्द है उसको एक शब्द में बोलना। हम लोग जिसको शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं ना, उसको कहते हैं संश्लेषण। और विश्लेषण का मतलब होता है जो कि विस्तृत रूप में दिया हुआ है, मतलब एक शब्द में दिया है उसको विस्तृत रूप में बताना। संश्लेषण का मतलब छोटे रूप में बताना, एक शब्द में बताना, और विश्लेषण का मतलब बड़े रूप में दिया उसको छोटे रूप में, छोटे रूप में दिया उसको बड़े रूप में बताना। तो इसके बाद ये सारे गुण विकसित हो जाते हैं। कल्पना शक्ति को सृजन या निर्माण करने की, मतलब खुद से किसी चीज को वो क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ आगे ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, मतलब उसको फ्लेक्सिबल, ऐसा वो उनकी कल्पना शक्ति होती है ना, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, ये सारी क्षमताएं बालकों में आ जाती है। ठीक है। और अच्छी तरह से सब बालक इन सब का प्रयोग करना भी सीख जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखे कि प्याजे द्वारा दिया गया 4 फोल्डर थ्योरी बौद्धिक विकास के अंतिम अवस्था यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक आते आते बालकों का हर एक मानसिक विकास जो है अपनी चरम सीमा पर होता है। किशोर तथा किशोरियों का मानसिक योग्यता और क्षमताओं का विकास विशाल ऊंचाइयों को छू लेता है। हर एक चीज का बालकों में विकास हो जाता है। ठीक है। गाड़ी आ गया। इसके बाद हम लोग, ठीक है अब रहने दीजिए, 50 हो गया। प्याजे जी ने बहुत सारी थ्योरी दी। इसी थ्योरी के आधार पर हम लोग स्कूल में प्याजे जी की थ्योरी को ही फॉलो कर कर बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी प्याजे जी के थ्योरी की बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की है। ठीक है, क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने ये जो थ्योरी दी है इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ खामियां हैं। तो उनकी आलोचना की गई है, किस किस बातों पर उनकी आलोचना की गई है, किस किस टॉपिक पर, वो हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अगर ऑटो नहीं आया रहता तो हम आप लोग को आज ही बता दें। चलिए कल हम लोग का ये खत्म हो जाएगा, कल पक्का खत्म कर देंगे इसको, और कल ही हम लोग वाइगोस्की जी को शुरू कर देंगे। ठीक है। चलिए, कुछ किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ, आप लोग सर से बात कीजिए, और सर से बात करके इसका पीडीएफ अपने व्हाट्सएप में मंगाइए और इसको रिवीजन कीजिए। क्योंकि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो सामने से किसी का कोई आंसर नहीं आता है, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को तो पीडीएफ हम भेज दिए हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं करते हैं? ये वाला, इस वाला को अचार डालेंगे, ये प्याजे जी स्पेशल है ना, पूरा पढ़िए। हम आज जो टॉपिक जहां से जहां तक पढ़ा है इसको पूरा पढ़िए, और नहीं अगर ऐसे मोबाइल से पढ़ा जाता है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है। चलिए, आप लोगों को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू मैम।